ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस में बोले शाह, आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा भारत। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक, सीएम योगी, धामी सहित कई मंत्री हुए शामिल। सीएम योगी का उत्तराखंड दौरा, बद्रीनाथ धाम पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री, खराब मौसम के कारण केदारनाथ नहीं जा पाए। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब, अब तक पहुंचे करीब 15,70,000, टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड। विवादित 56 परियोजनाओं की होगी व्यवहारिकता की जांच, फाइलों में दफन रह गए प्रोजेक्ट। जागेश्वर और पूर्णागिरि मंदिर का मास्टर प्लान बनाने का काम शुरू, केदारनाथ बद्रीनाथ की तर्ज पर बनेगा मंदिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की, जहां बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए विधायक पार्वती दास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर बागेश्वर पहुंची। बागेश्वर पहुंचकर विधायक पार्वती दास का मीडिया से संवाद करते हुए कहना है कि मुख्यमंत्री धामी ने बागेश्वर के विकास का संकल्प लिया। बागेश्वर की प्रमुख मांग खेल स्टेडियम और 200 बेड का अस्पताल के निर्माण और नगर क्षेत्र में सीवर लाइन की समस्या प्रमुख है। मुख्यमंत्री धामी जल्द ही बागेश्वर की जन समस्याओं पर अमल करेंगे। लोकल फॉर वोकल के तहत बागेश्वर के ग्रामीण स्तर पर सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रामीण स्तर से जो भी खचड़े, नौले, धारे बनाने के प्रस्ताव आएंगे, उन पर अमल भी किया जाएगा। क्षेत्र का विकास हमारे पिताजी ने अपने समय पर काफ़ी हद तक इस क्षेत्र को आगे रखने का प्रयास किया है। आज बागेश्वर विधानसभा को आज अग्रणी विधानसभा के रूप में पूरे उत्तराखंड में जाना जाता है और आप जानते हैं कि जिसका बार बार जनता ने उनके कार्य पर बार बार मोहर लगा के और साबित किया है कि उन्होंने जनता के हित में हमेशा कार्य किया है और माताजी को जिता करके इस विधानसभा से भेजने का भी जनता का यही निर्णय था, यही आकांक्षा थी कि इस क्षेत्र को जिस तरीके से चंदन राम दास जी ने आगे बढ़ाया उसी को हमारी माताजी भी आगे बढ़ाएंगी। उनके पद चिन्हों पर चल के हम जनता के सुख दुख में शरीक होकर के, जनता के बीच में रह करके जन समस्याओं को हर तरीके से आगे उनको पूर्ण करने का काम करेंगे, ताकि जनता में यह विश्वास जागे कि उन्होंने जो निर्णय लिया वो सही निर्णय उनके द्वारा लिया। बनभूलपुरा क्षेत्र के आजाद नगर लाइन में मामूली बात पर विवाद शुरू हुआ। विवाद दो समुदाय के बीच मारपीट में बदल गया। दोनों ओर से ईंट पत्थर चले, कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर स्थिति संभाली। बता दें कि गांधीनगर के कुछ युवक सुबह 11:45 पर बाइकों से लाइन की एक दुकान पर बर्थडे केक लेने पहुंचे। दुकान बंद होने पर युवक गाली गलौज करने लगे। वहां मौजूद लोगों ने टोका तो दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। मौके पर जमा बाइक ने बाइक सवारों को पीटकर भगा दिया। थोड़ी देर बाद युवक कई लोगों के साथ पहुंचे और पथराव कर दिया। दूसरे पक्ष से भी जवाबी पथराव हुआ। सूचना पर एसपी सिटी हरबंस सिंह, सीओ भूपेंद्र सिंह धौरी भारी फोर्स के साथ पहुंचे और उपद्रव कर रहे लोगों को खदेड़ा। बर्थडे केक लेने पहुंचे युवकों की इस हरकत को देखते हुए सांप्रदायिक तनाव का माहौल तैयार कर दिया था। काम बढ़िया। कल रात्रि जो है एक पक्ष बनभूलपुरा क्षेत्र में बेकरी में केक लेने गया था और उसी दौरान उनके द्वारा वहां पे थोड़ा शोर शराबा किया गया। स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया। इस बात पे दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ, झगड़ा हुआ और रात्रि में ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और वहां पहुंच के मामले को शांत करा दिया। वर्तमान में शांति व्यवस्था बनी हुई है। इकबाल की तरफ से एक मुकदमा लिखा गया है जिसमें 2 नामजद हैं, अन्य जो है उसमें अज्ञात में आरोपी बनाए गए हैं
विवेचना चल रही है अभी, और विवेचना में साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तारी करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। वनभूलपुरा क्षेत्र के आजाद नगर लाइन में मामूली बात पर विवाद शुरू हुआ। विवाद दो समुदायों के बीच मारपीट में बदल गया। दोनों ओर से ईंट पत्थर चले, कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर स्थिति संभाल ली। खबर रुड़की से है, जहां शहर और देहात क्षेत्रों में कई पटाखे की दुकानें आबादी वाले इलाकों में संचालित हो रही हैं। 1 महीने बाद दीपावली का त्योहार आने वाला है और कई दुकानदार पटाखों का अवैध भंडारण करते हैं, जिससे एक बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं पिछले साल रुड़की में आबादी वाले इलाके में एक पटाखे के गोदाम में आग लग गई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही साथ पिरान में भी हादसा हो चुका है, लेकिन अभी भी कई लोग मुनाफा कमाने के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस मामले में एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने सभी थानों, फायर स्टेशनों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी पटाखों के अवैध भंडारण विक्रय के संबंध में जानकारी रखें और अतिरिक्त सतर्कता बरतें। साथ ही उन्होंने जनता से भी अपील की है कि इस तरह की गतिविधियों यदि आपके मोहल्ले या पड़ोस में हो रही हैं तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, जिससे हादसों को रोका जा सके। स्टेशनों को और उनके अधिकारी कर्मचारी गणों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे लगातार सतर्क दृष्टि बनाए रखें। साथ ही संबंधित थाने को भी ये निर्देशित किया गया है कि वे इस दृष्टि से अतिरिक्त सतर्कता बरतें और जहां कहीं भी कोई वैल्यूएबल इनपुट मिलता है उस पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करें, जिससे कि दूसरे लोग इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न ना करें। निवारक प्रिवेंटिव की कार्रवाइयाँ पहले से अमल में लाई जाएँ। साथ ही आम जनता से भी अपील की जाती है कि वे इस तरह की किसी भी सूचना को अगर वे स्वयं आगे नहीं आना चाहते तो अपना नाम और अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए सूचित करें। उनकी पहचान उजागर न होने देना हमारा प्राथमिक दायित्व है और यह पूर्णतः सुनिश्चित किया जाएगा। जनहित में जो कुछ भी आवश्यक हो सकता है वो करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। कहीं भी कोई अवैध विस्फोटकों के, पटाखों के भंडारण की कोई अगर सूचना है तो पुलिस से अवश्य साझा करें, इसमें सभी का हित है। हल्द्वानी के वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता रविशंकर जोशी ने हल्द्वानी में प्रेस वार्ता करते हुए आरोप लगाया कि कैसे प्राधिकरण के कनिष्ठ अभियंता ने प्राधिकरण को करोड़ों के राजस्व का चूना लगाया। हालांकि उनकी शिकायत के बाद अब प्राधिकरण ने कार्रवाई की। मामला हल्द्वानी के तिकोनिया ठंडी सड़क क्षेत्र का है, जहां अशोक पाल नाम के पूंजीपति व्यापारी द्वारा बहुमंजिला बिल्डिंग बनाई गई, जिसका नक्शा भी पास नहीं किया गया है। बाद में कंपाउंडिंग के नाम पर खेल शुरू हुआ। वहीं उन्होंने बताया कि तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता मनोज अधिकारी द्वारा पूंजीपति व्यापारी के साथ साठगांठ कर केवल 24 लाख रुपए कंपाउंडिंग की फीस रखी गई, जिस पर उनको शक हुआ तो उन्होंने आरटीआई से सारे दस्तावेज मांगने के बाद जिला अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट को शिकायत की संज्ञान लेने के लिए कहा, जहां पर सिटी मजिस्ट्रेट ने मामले में जांच की, जिस पर पाया गया कि बहुमंजिला इमारत के कंपाउंडिंग की रकम बहुत कम आंकी गई है। इसके पश्चात 1,73,54,984 की धनराशि और जमा करने का नोटिस जारी किया। साथ ही बिल्डिंग भी सील कर दी गई। आरटीआई कार्यकर्ता रविशंकर जोशी का कहना है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के साथ आपराधिक मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे संज्ञान में आई थी कि इसमें पूर्व में जांच हुई थी, जिसके बाद कुछ अनियमितताएं सिद्ध हुई थी, तो उसकी पत्रावली का हम परीक्षण कर रहे हैं संबंधित अधिकारी पर। यदि पूर्व में कोई कार्रवाई हुई है या प्रस्तावित की गई है तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा। किस वजह से वो पेंडिंग पड़ी हुई है उसका भी हम लोग संज्ञान लेंगे। अगर उसमें जाँच कंप्लीट नहीं हुई है और कोई प्रक्रिया अभी विचाराधीन है तो उसको भी दिखवा कर आगे बढ़ाएंगे।
उसमें एक हमारे हल्द्वानी में तिकोनिया में ठंडी रोड के क्षेत्र में एक बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग बनी है, अशोक पाल जी का बनी है। ये राजनीतिक और पूंजीपति व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति भी हैं। तो इनकी बिल्डिंग बनी थी, तो उसके एक कंपाउंडिंग का नक्शा पास कराने के लिए उन्होंने प्राधिकरण में आवेदन किया था। तो तत्कालीन जो कनिष्ठ अभियंता थे मनोज अधिकारी जी, तो उन्होंने जो उसका शुल्क निर्धारित किया तो लगभग 24 लाख रुपए के लगभग उन्होंने शुल्क इसका निकाला, तो उसमें जमा कर दिया और नक्शा पास हो गया। तो मुझे उसमें कुछ अनियमितता लगी और उसके बाद मैंने आरटीआई से सारे दस्तावेज मांगे। तो जब दस्तावेजों का मैंने अध्ययन किया तो मुझे लगा कि बहुत कम फीस है, तो मैंने उसकी एक कंप्लेंट डीएम को और सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को दोनों को दी कि ये कम है और इसको नियमानुसार इनकी पुनः से आप कैलकुलेट करिए। खबर हल्द्वानी से है, जहां एक निजी होटल में रोशनी सोसाइटी की ओर से रीजनल मीट का आयोजन किया गया, जिसमें मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के साथ आने वाली चुनौतियों और उनके विकास को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। सोसाइटी की अध्यक्षा शिवानी पाल ने कहा कि मानसिक दिव्यांगता से ग्रस्त बच्चों के लिए तमाम तरह के गैजेट्स हैं और कई तकनीक है जिससे काफी हद तक ऐसे बच्चों को मुख्य धारा में लाया जा सकता है। वहीं तमाम सरकारी योजनाएं भी हैं जिनका सहारा लिया जा सकता है। इस मीट में नॉर्थ जोन के तमाम शहरों से ऐसे बच्चों के अभिभावक यहां पहुंचे जिन्होंने एक्सपर्ट द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। देखिए, रोशनी सोसाइटी द्वारा ये रीजनल पेरेंट्स मीट आयोजित की गई है, जो कि परिवार और निपिड जो एक सरकारी संस्था है। परिवार एक पेरेंट्स कोफेडरेशन ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल कोफेडरेशन ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो परिवार में लगभग 300 से ज़्यादा पेरेंट्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड हैं, जिसमें कि हम भी एक पार्ट हैं। और ये निपिड के सहयोग से परिवार साल में 10 रीजनल पेरेंट्स मीट आयोजित करता है। अगर हम उत्तराखंड के अंदर बात करें तो इस समय जो कल्याणम सोसाइटी है वो हर प्रतिदिन जो है बच्चों को कुछ ना कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग देने का प्रयास करता है। आज हमारे समक्ष परिवार एनजीओ की तरफ से भी यहाँ पर एक पेरेंट्स टीचर मीट को ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें हमें बहुत तरीके के फ़ायदे हैं। जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स आए हैं वो जो हमको बता रहे हैं, अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसका फ़ायदा तो है ही। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स देश के कोने कोने से आए हैं और उन सब के अनुभव अपने बच्चों के साथ बहुत भिन्न भिन्न हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का, जहां पर कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित चौधरी ने कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश के सैनिकों के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन योजना ठीक प्रकार से लागू न करके सैनिकों को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके बाद OROP 2 लागू किया गया, जिसमें GCO जवानों की पैरिटी को कम कर दिया गया, उनकी पे को कम कर दिया गया, जिससे उनकी पेंशन कम हो गई। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा नुकसान अग्निपथ योजना को लाकर किया गया है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को केवल 4 साल तक ही सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि डिसेबिलिटी पेंशन को हटाकर एक्सपेरिमेंट रिलीफ दिया गया है और इसमें केवल उन्हीं को रिलीफ मिलेगा जिन्होंने सेना में 10 साल की नौकरी की है। इसका सीधा मतलब यह है कि अग्निवीर के जवानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। देश की चलती हुई इकोनॉमी पूर्व सैनिक संगठन के उनका 1 रैंक 1 पेंशन के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। 1 रैंक 1 पेंशन को सही तरीके से लागू नहीं किया, वो एक वन टाइम एनहांसमेंट हो गई। उसके बाद इन्होंने OROP 2 लागू किया, जिसमें JCO जवानों के पैरिटी को कम कर दिया, उनकी पे कम कर दी और उससे पेंशन कम कर दी, तो उससे उनका नुकसान हुआ। बॉर्डर्स को लगते हैं, गोरखा रेजिमेंट है, ये सारे लोगों के जो फीडिंग ग्राउंड है, जो रिक्रूटमेंट होती थी, वो हमारे गढ़वाल के गली कूचे, गांव, कस्बे, हर जगह से, नुक्कड़ से, हर जगह से होती थी। जोशीमठ में लगातार भूदसाव से लोगों में दहशत का माहौल है। जहां एक तरफ लोगों को अपनी जान का खतरा सता रहा है,
वहीं सरकार को बड़े नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देहरादून के जोशीमठ आपदा से प्रभावित क्षेत्र के पुनर्वास के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी के सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को प्रस्ताव भेजा था। साथ ही सीएम धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलकर जोशीमठ से प्रभावित क्षेत्रों के बारे में चर्चा भी की थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा विचार किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। जोशीमठ भूधसाव के बाद अब लोगों को राहत मिलने वाली है। जोशीमठ से जूझ रहे जोशीमठ की सुरक्षा और पुनर्वास कार्यों के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के आर्थिक पैकेज के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि गृह मंत्रालय ने प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। उम्मीद है कि इसकी पहली किश्त जल्द जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कहा कि जोशीमठ के लिए राहत पैकेज मिलने से निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। सीएम धामी ने राहत पैकेज मंजूर करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। आगे कहा कि जोशीमठ के स्थायी ट्रीटमेंट के लिए पीएम और गृह मंत्री से राहत पैकेज मांगा गया था। केंद्र ने पहले चरण में 1845 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। अब केंद्र संस्थानों की रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ के स्थायी ट्रीटमेंट के लिए ठोस काम कराए जाएंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब से जोशीमठ की त्रासदी हुई, जब से ये भूस्खलन हुआ, वहां पर आपदा की स्थिति पैदा हुई, लगातार हर बार उन्होंने हमको भरोसा दिया, आश्वासन दिया कि उत्तराखंड की जोशीमठ के लोगों की पूरी मदद की जाएगी। उसी क्रम में आज हमको ये धनराशि प्राप्त हो गई है। निश्चित रूप से धनराशि मिलने से अब तेजी से सारे पुनर्वास और विस्थापन और विकास के और पुनर्निर्माण के सारे कार्य वहां पर संपन्न होंगे। आपको बता दें, जोशीमठ में होने वाले कार्यों की निगरानी पीएमओ स्वयं करेगा। संवेदनशीलता के आधार पर जोशीमठ को उच्च, मध्यम और निम्न रिस्क जोन में बांटा गया है। हाई रिस्क जोन में सभी लोगों को विस्थापित किया जाएगा। मध्यम व निम्न रिस्क जोन में इमारतों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इनसे ब्लैक व रेड श्रेणी के मकान बेहद संवेदनशील होंगे। सीएम धामी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद दिया है। उनके अनुसार अब राज्य सरकार जोशीमठ को फिर से संवारने का काम शुरू करेगी। उन्होंने धनराशि स्वीकृति की पुष्टि की है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।